गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत में या बैच जीत में, जहां पर हम जेईई नीट की फिजिक्स, केमिस्ट्री और नीट की बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो चल रहा था, इसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। एंड टुडे वी आर हियर विद लेक्चर नंबर 12। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, पिछला लेक्चर सबने देखा ना? उसमें बस एक चीज गलत बोल दी थी, लिखी सही थी। मैंने जब आपको स्टार्टिंग में करवाया था कुछ, है ना, कि एग प्लस वो मेल का मीट, मैंने लिखा क्या था? एन और एन, जबकि मैंने बोल था डिप्लॉयड, बोल डिप्लॉयड दिया था और लिखा हैप्लॉयड था। तो हैप्लॉयड होता है, ठीक है। ऑफ कोर्स गमीट है तो हैप्लॉयड होगा, ठीक है जी। किसी एक बच्चे ने बताया भी था, तो आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने वो चीज नोटिस करी है। फिर मैंने पिन करके कमेंट में भी लिख दिया था, ठीक है। अब हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हेयर कट, अरे यार कितना कुछ नोटिस करते हो तुम। आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं विद द प्रीवियस लेक्चर्स रिवीजन। लेक्चर 11 के रिवीजन से हम स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 11 में हमने क्या देखा था? एंडोस्पर्म के बारे में। एंडोस्पर्म के बारे में डिटेल में देखा था कि एंडोस्पर्म कैसा हो सकता है? सेलुलर हो सकता है, जिसमें सेल्स बनते हैं, ठीक है, सेल्युलर डिवीजन होता है, ठीक है। फिर हमने देखा था फ्री न्यूक्लियर हो सकता है एंडोस्पर्म, इसमें सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होती थी, कैरियोकाइनेसिस होती थी और साइटोकाइनेसिस नहीं होती थी। फिर हमने देखा था अबाउट हेलोबियल एंडोस्पर्म। इसमें क्या था? हेलोबियल में जो पीईएन है या पीईसी है, उसमें पहले एक डिवीजन तो होगी, कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस दोनों, दो सेल बन जाएंगे। फिर एक में साइटो होगी और दूसरे में, तो एक में दोनों होंगी साइटो कैरियो, और सिर्फ एक में सिर्फ एक कैरियो होगी, ठीक है। तो ये था एंडोस्पर्म के बारे में जो हमने पढ़ा था। फिर हमने देखा था अबाउट सीड, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बारे में देखा था हमने। एंड फॉर किसके बारे में देखा था हमने? डाइकोट एम्ब्रियो के बारे में, है ना। इसमें हमने स्ट्रक्चर्स बना के देखे थे। ये जाइगोट हो गया, फिर जाइगोट से क्या बना था? ऐसा सस्पेंसर सेल, है ना। पहले तो दो सेल बने थे इस तरह से, ऊपर वाला सस्पेंसर, नीचे वाला एम्ब्रियोनल, ठीक है। ये सस्पेंसर था और ये था एम्ब्रियोनल। फिर इसमें फर्दर डिवीजन हुई थी, सस्पेंसर में ट्रांसवर्स डिवीजन हुई थी, ठीक है, जिससे ऐसा बन गया था कुछ। और एम्ब्रियो में देखो, पिछली बार 7 ही बन रहे थे, 2 3, अरे इस बार भी 7 है। और एम्ब्रियो में ऐसा हो गया था शायद, है ना, ऐसे, फिर ऐसे हुआ था, फिर ऐसे हो गया था बाद में, है ना। तो ये 8 सेल्ड बन गया था। फिर 8 सेल्ड के बाद ये क्या हो गया? ग्लोबुलर बन गया था, हार्ट शेप्ड बन गया था, है ना। अलग अलग डेवलपमेंट्स हमने देखी थी एम्ब्रियो की। फिर मैच्योर एम्ब्रियो में कैसा था वो देखो, मैं मैच्योर का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। इन अ मैच्योर एम्ब्रियो इट वाज लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से था। यहाँ पे था प्लूम्यूल, यहाँ पे था रेडिकल, रेडिकल प्लूम्यूल। प्लूम्यूल क्या होता है? फ्यूचर की शूट जो बनाता है, ऊपर वाला पार्ट जो बनाता है, ठीक है। फिर हमने देखा था अबाउट एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, ये सारी चीजें हमने देखी थी जब मैंने आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर एक बना के दिखाया था। सीधा थी एम्ब्रियोनल एक्सिस, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल के टिप पे था प्लूम्यूल, ये एपिकोटाइल, और ये है हाइपोकोटाइल। इसके टिप पे था रेडिकल, और ये थे कोटिलेडन्स, और ये था एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब यही सेम चीज हमें देखनी है फॉर मोनोकॉट्स। तो इसकी मैं एक बार फोटो क्लिक करता हूँ ताकि हम मोनोकॉट्स के बारे में देख सकें। हाँ जी, अब हम आएंगे लेक्चर 11 12 में मोनोकॉट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मोनोकॉट का एम्ब्रियो, मोनोकॉट में क्या होगा? जैसे जो मैंने अभी आपका डायग्राम ऐसा बनाया था ना, वैसा ही मैं डायग्राम मोनोकॉट का बना रहा हूँ, मोनोकॉट सीड का। तो मोनोकॉट का सीड कुछ ऐसा होता है, देखो इस तरह से होता है ये, जिसमें एक ही कोटिलेडन होगा। ये क्या है? कोटिलेडन, कितना? एक, ठीक है। ये मैंने बना दिया, मान लो प्लूम रेडिकल, और ये हो गया प्लूम्यूल, ठीक है। ये क्या है? प्लूम्यूल, एंड ऑफ कोर्स क्योंकि ये ऊपर है तो ये है एपिकोटाइल, ये है आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। दिस इज हाइपोकोटाइल, दिस इज रेडिकल। और इसमें क्या होता है ना, एक
प्लूम्यूल के ऊपर भी कुछ आ जाता है और रेडिकल के नीचे कुछ आ जाता है। अब इसको हम क्या बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं वो देखते हैं। जो प्लूम्यूल के ऊपर पार्ट आ गया उसको हम क्या बोल देते हैं, कॉलियोप्टाइल, और रेडिकल के नीचे कॉलियोराइजा। याद कैसे रखोगे, कॉलियोप्टाइल में पी है, प्लूम्यूल में पी है, रेडिकल में आर है और कॉलियोराइजा में आर है, ऐसे याद रखोगे। तो ये है क्या, मोनोकॉट के बारे में। इसमें एक कॉटिलेडन होगा, उसमें बस कोलियोप्टेरा और कोलियोराइजा एक्स्ट्रा होते हैं। अब ये सिर्फ किसी किसी में होते हैं, ठीक है, नोट डाल लो। कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा आर प्रेजेंट ओनली इन अ फ्यू मोनोकॉट्स, ठीक है, बिकॉज हम मोनोकॉट के बारे में कर रहे हैं, ठीक है। तो कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा सिर्फ कुछ कुछ में होंगे। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, अरे गधे, मेरे को पता है वो बचा हुआ टॉपिक, मैं करवाऊंगा बिल्कुल एंड में, जब मैंने वो एपोमिक्सिस पॉलीएम्ब्रियो नहीं करवाना है, ठीक है। तो थोड़ा चतुराई हमसे ना करिए करिए। मोनोकॉट एम्ब्रियो के बारे में हमने ये चीज देखी। अब अगर मैं देखूं इसका, मैं एक स्ट्रक्चर ऐसे बनाता हूं, देखो ये मैंने बनाया, ठीक है, ये ऐसे, यहां पे एक ऐसे लेयर होगी, एनसीईआरटी में भी है ये डायग्राम, ये है आपकी एल्यूरोन लेयर। अब क्योंकि ये मोनोकॉट है और मोस्टली मोनोकॉट्स कैसे होते हैं, एल्ब्यूमिनस, यानी कि एंडोस्पर्मिक, यानी इसमें एंडोस्पर्म बचा होगा, तो ये है एंडोस्पर्म। मतलब एंडोस्पर्म को जो प्रोटेक्ट कर रही है ना लेयर, उसको बोलते हैं एल्यूरोन लेयर। अब अगर एंडोस्पर्म 3n है तो इसको प्रोटेक्ट करने वाली लेयर भी कैसी होगी, 3n, यानी ट्रिप्लॉइड। कैसी, ट्रिप्लॉइड। देखो अब मैं थोड़ा थोड़ा आपको साथ साथ में बताता जा रहा हूँ, बाकी मैं आपको लिखवाऊंगा भी सारा एक साथ, है ना। तो ये क्या है, एंडोस्पर्म है। और ये दोनों ही कैसे हैं, 3n, यानी ट्रिप्लॉइड, 3 सेट होंगे क्रोमोसोम के इन पे, ठीक है। ये हो गया, और यहाँ पे वो जो हमने ऐसे बनाया ना, ये क्या है, कॉलियोप्टाइल। ये क्या है, इतना नीचे दिख रहा है, ये सेट इज विजिबल। कोलियोराइजा, इसको थोड़ा ऐसे कर लो, ठीक है, कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा, रेडिकल, प्लूम्यूल आ गया, रेडिकल आ गया, और ये वाला पूरा पार्ट क्या है, ये क्या एम्ब्रियोनल एक्सिस है ना ये, तो ये क्या है, ऊपर वाला एपिकोटाइल और नीचे वाला हाइपोकोटाइल, ठीक है। और ये क्या है, पेरिकार्प प्लस सीड कोट। अब पेरिकार्प क्या होता है, जैसे आपने फ्रूट देखा है तो फ्रूट की जो बाहर वाली लेयर होती है ना उसको बोलते हैं पेरिकार्प। तो वॉल ऑफ फ्रूट, जैसे वॉल ऑफ एम्ब्रियो, वॉल ऑफ ओवरी, है ना। जो ओवरी की दीवार है, ओवरी क्या बनता है, फ्रूट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो जो ओवरी की दीवार है वही तो बनाएगी पेरिकार्प, ठीक है। तो पेरिकार्प क्या है, वॉल ऑफ फ्रूट। तो ये आपका डायग्राम है मोनोकॉट एम्ब्रियो का। इसको आप नोट करना चाहो कर सकते हो, दोनों डायग्राम्स है आपकी एनसीईआरटी में, ठीक है। इसको नोट कर लो जल्दी से। इसमें एक चीज तो रहेगी, कॉटिलेडन तो हमने बनाया ही, ये है आपके पास कॉटिलेडन, ठीक है। अब मैं इसकी एक बार फोटो क्लिक कर लेता हूँ। यस, कर लिया नोट, जल्दी से कर लो इसको नोट जल्दी से। नोटेड, ओके।
एपीब्लासम एक टर्म आता है ना, एपीब्लासम। एपीब्लासम क्या है, जैसे इसमें एक कॉटिलेडन है तो दूसरा गायब हो गया, अब जो दूसरा गायब होगा ना उसके थोड़े थोड़े टुकड़े बच जाते हैं, उसको बोल देते हैं एपीब्लासम। तो क्या है ये, रिमेन्स ऑफ सेकेंड कॉटिलेडन इन मोनोकॉट। मोनोकॉट में जो दूसरा है जो कि गायब हो गया उसके थोड़े बहुत टुकड़े रह जाएंगे, उसको बोल देंगे एपीब्लासम। ठीक बात है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, सीड पढ़ेंगे। तो ये आप नोट डाल के लिख लो, फिर हम सीड स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। ये इसी से कर लेते हैं स्टार्ट, है ना, जनरल बता देता हूँ, बिल्कुल बेसिक आपको पता है पहले से ही। सीड स्टार्ट करेंगे। इसके बाद सीड क्या होता है, जैसे फर्टिलाइजेशन के पहले जो ओव्यूल होते हैं वो सीड बना देते हैं। सीड क्या है, ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बना लेते हैं, सीड बना लेते हैं। ठीक है। अब जैसे आपने पढ़ा है ओव्यूल में देयर आर, ओव्यूल का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था ना, कैसा स्ट्रक्चर था, ऐसा स्ट्रक्चर था ओव्यूल का, है ना। तो बस ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर था उसमें आपने पढ़ा था इंटेगुमेंट्स। जो इंटेगुमेंट्स होंगे वो क्या बना लेंगे, आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड कोट। अब मैंने आपको बताया था कि इंटेगुमेंट कितने होते हैं, जनरली दो होते हैं, है ना, दे आर जनरली टू। एक होगा इनर, एक होगा आउटर। तो इनर वाला जो है, इनर इंटेगुमेंट, वो जब सीड कोट बनाएगा, मतलब दोनों ही सीड कोट में होंगे ना, इनर इंटेगुमेंट भी होगा आउटर इंटेगुमेंट भी होगा। पर सीड कोट की इनर वाली लेयर को हम क्या बोल देते हैं और आउटर वाली को क्या बोल देते हैं, इनर है तो टेगमेन और आउटर है तो टेस्टा। ठीक है, आउटर टेस्टा इनर टेगमेन, आउटर टेस्टा इनर टेगमेन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, ओव्यूल की, और ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, सीड की। ठीक है, तो जो ओव्यूल में इनर एगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट था वो बनेगा टेगमेन आउटर टेस्टा, इनर टेगमेन आउटर टेस्टा, इनर टेगमेन आउटर टेस्टा। अब क्योंकि ये 2n थे सारा इंटेगुमेंट्स, तो ये भी 2n ही होंगे। ठीक है, कुछ फर्क थोड़ी पड़ा, सिर्फ फर्टिलाइजेशन हुई है तो वो इसमें थोड़ी हुई हो, तो एग में हुई है। ठीक है, तो इनर इंटेगुमेंट क्या बना रहा है, टेगमेन, और आउटर इंटेगुमेंट टेस्टा। इसको आप ऐसे याद रख लो कैसे याद रखोगे, हाँ, जिसमें एन आ रहा है, देखो एन, एन से याद रख लो, टेगमेन है और इनर है, इसमें एन नहीं आ रहा तो इसमें भी नहीं आ रहा, बस ऐसे याद रख लो आप। ठीक है, इसको नोट करो, फिर मैं हम आगे करेंगे ना, फिर कुछ कार्यक्रम। नोट कर लो इसको जल्दी से, नोटेड, बिकॉज इसमें तो कुछ है नहीं ज्यादा नोट करने वाला। एक लिख रहा है रीमा, नंबर दे दो, नंबर लिख 98971। अभी तो पता ही होगा तुम्हें, क्या करते हो यार तुम चैट में है? रीमा को पूछ रहा है नंबर दे दो। अच्छा, सीड में हमने क्या क्या पढ़ा, सीड कोड, तो सीड में हमने क्या क्या पढ़ लिया, पहला सीड कोड पढ़ लिया, जो हमने अभी बनाया था ना डायग्राम, वो सीड ही तो थे। ये देखो, ये क्या है, ये सीड ही तो बनाया था मैंने, ये सीड ही तो है। और अगर मैं बात करूं उसकी, इसकी मोनोकॉट की, तो ये मोनोकॉट का सीड हो गया। ठीक है, ये मोनोकॉट का, ये डाइकॉट का। मोनोकॉट में एक कोटिलेडन है, इसमें दो कोटिलेडन। तो सेकंड क्या है, सीड कोट में एक तो पहले लिख लो टेगमेन एंड टेस्टा। टेगमेन इज इनर, टेस्टा इज आउटर, आउटर इनर। ऐसे भी याद रख सकते हो, टी और टी, इसमें दो टी है तो इसमें एक टी है, इसमें एक टी है, इसमें कोई टी है ही नहीं, ऐसे याद रख लो। जैसे आप याद करना चाहो वैसे कर सकते हो, वैसे एन और एन से याद रखना ज्यादा आसान है। ठीक है, सीड कोट हो गया। फिर है, हमने देखा कॉटिलेडन, कॉटिलेडन, कॉटिलेडन इन मोनोकॉट्स इट इज 1, डाइकॉट्स इट इज 2। अब ये है क्यों, व्हाट इज देयर इंपॉर्टेंस,
अब डायकोट्स में आपने पढ़ा है कि क्या होगा, एंडोस्पर्म खत्म हो जाएगा। अब एंडोस्पर्म खत्म होगा तो न्यूट्रिशन और कैसे मिलेगा? सो दे आर स्वॉलन, ये स्वॉलन होते हैं कोटिलेडन्स, एज दे स्टोर न्यूट्रिएंट्स या स्टोर न्यूट्रिशन फॉर द एम्ब्रियो, जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है, ऐसे फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। और ये कौन से प्लांट्स में होगा? इन एक्स एल्ब्यूमिनस प्लांट्स, एल्ब्यूमिनस प्लांट नहीं सीड लिखो, एक्स एल्ब्यूमिनस सीड, ठीक है। तो कॉटिलेडन। थर्ड इसमें आपको क्या दिख रहा है? ये एक्सिस, तो थर्ड क्या है? एम्ब्रियोनल एक्सिस, और दैट हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल है ना, हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल, ये भी दिख रहा है। और क्या दिख रहा है आपको? हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल, ठीक है। बस प्लूम्यूल रेडिकल, प्लूम्यूल एंड रेडिकल, ये भी एक सीड के ही पार्ट है, ठीक है। फिर इन मोनोकॉट्स, मोनोकॉट्स में आपने स्पेशल क्या देखा था सीड में? इन फ्यू मोनोकॉट्स देखो क्या क्या प्रेजेंट था स्पेशल। रेडिकल के नीचे, रेडिकल के नीचे क्या था? कोलियोराइजा, वेरी गुड। और ऊपर एंड भी लिखते हैं। प्लूमियर के ऊपर क्या, प्लूमियर के ऊपर क्या था? कोलियोप्टाइल। बहुत बढ़िया, आपने सब पढ़ लिया है अच्छे से, है ना। फिर ये होगा आपका मोनोकॉट्स के बारे में। हाँ, अब कई कई बार क्या होता है ना, सीड में जो वो था न्यूसेलस, न्यूसेलस सबको याद है, न्यूसेलस सबको याद है ना, उसका थोड़ा सा पार्ट रह जाता है। तो रिमेन्स ऑफ न्यूसेलस कैन ऑल्सो बी सीन इन सीड्स। तो ये हम बिल्कुल एनसीईआरटी के ऑर्डर में चल रहे हैं बस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म, पेरिकार्प, पेरिस्पर्म, अलग अलग वर्ड्स हैं, याद रखना, इसमें कंफ्यूजन होती है, ठीक है। वो मैं आपको आगे लिखवा दूंगा। फिर भी यहाँ पे देख लो, यहीं पे लिखवा देते हैं, है ना। अगर मैंने लिखा मान लो पेरिकार्प, तो वो क्या है? आउटर लेयर या आउटर वॉल या वॉल ऑफ फ्रूट, फ्रूट की वॉल को बोलेंगे पेरिकार्प। पेरिस्पर्म remains of न्यूसेलस इन, किसमें किसमें रह गया थोड़ा सा न्यूसेलस? सीड में, ठीक है। ये है आपके पास पेरिस्पर्म, सही बात है। तो कुछ न्यूसेलस सीड के अंदर रह गया, उसको बोल दिया हमने पेरिस्पर्म। तो ये आपके पास सीड के बारे में था, ठीक है, कि सीड में क्या क्या होता है। इसके बाद हम कुछ एडवांटेजेस देखेंगे सीड के, कि सीड के प्लांट को क्या क्या एडवांटेजेस हैं। जैसे वेरिएशन होती है सीड के कारण, बिकॉज सीड किसका प्रोडक्ट है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है, सही बात है। तो इससे वेरिएशन आएगी। और ये सीड कोट क्या कर रहा है? टेस्टाटाइम, दो लेयर है सीड कोट की। सीड कोट कर क्या रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है जो अंदर एम्ब्रियो बन रहा है, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पेज 37 पे लिखी होगी एनसीईआरटी में, उसको समझना पड़ेगा आपको, ठीक है, वो हम देखेंगे। पहले आप इसको जल्दी से नोट कर लो, और जब नोट कर लिया जाए तो मुझे बता देना, नोटेड, ठीक है। इसके बाद हम कुछ एडवांटेजेस देखेंगे सीड के। यहां से मैंने मिटा दिया ऊपर से, अच्छा क्यों ही मिटाया? वैसे मैंने नोट करने देता तो बढ़िया है। नोटेड, हाँ जी। एडवांटेजेस ऑफ सीड, पहले मैं ना वो लाइन निकाल लेता हूँ तब तक, जब तक आप इसको नोट कर लो। एनसीईआरटी की लाइन आपको मैं पढ़ाना भी साथ में चाहूंगा, मेरे पास पढ़ा था पीडीएफ यार। ये खुलने में बहुत टाइम लगा रहा है ये।
तब तक आप बाकी लिखो। इनको सीड को हम स्टोर कर सकते हैं ताकि हम सीड्स कैन बी ड्राइड एंड स्टोर्ड। फॉर नेक्स्ट सीजन, अगले सीजन तक अगर आपको रखना है तो रख सकते हो। एक होता है डोरमेंसी। डोरमेंसी में क्या होगा, डोरमेंसी में अगर मान लो कुछ टाइम के लिए सीड इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है। इनएक्टिव स्टेज में मतलब ये लिख तो पहले लिखो, सीड goes into an inactive stage for a short period and can germinate when suitable conditions are provided. तो सीड क्या करेगा, एक इनएक्टिव फॉर्म में चला जाएगा, इनएक्टिव स्टेज में चला जाएगा कुछ टाइम के लिए। जब उसको मान लो लग रहा है कि सुटेबल कंडीशन नहीं है ना, तब वो चला जाएगा इनएक्टिव फॉर्म में। फिर वो वापस जर्मिनेट कर सकता है जब उसको सुटेबल कंडीशंस दे दी जाए। उस पीरियड को हम बोलते हैं डोरमेंसी पीरियड। जैसे वायबिलिटी पीरियड पड़ा था वैसे डोरमेंसी पीरियड है ये। ठीक है, इसको नोट करो, मैं देखता हूँ खुला पीडीएफ की। खुल गया पेज 37। 1 मिनट वेट करना पड़ेगा आपको। और सीड में भी होती है वायबिलिटी, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे। ये रहा सीड 36 37। खुल जा, ब्लर आ रहा है यार। हाँ ये देखो, इज इट विजिबल टू यू? पीडीएफ ब्लर है। अब देखो, सीड्स ऑफर सेवरल एडवांटेजेस टू एंजियोस्पर्म्स। फर्स्टली रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस जैसे पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, उनको पानी की जरूरत नहीं होती। सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल। अब इसका क्या मतलब है? अब मैं 1 मिनट फिर इसको लॉक करता हूं। अभी आपने लाइन पढ़ी एक, है ना, सीड फॉर्मेशन में ज्यादा डिपेंडेंसी है पानी की। इसका क्या मतलब हुआ इस लाइन का, और ये एडवांटेज कैसे हो गई एक तरह से, ये आपको बताना है। तो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं तो इतना पानी नहीं लगता जितना सीड को जर्मिनेशन में लगता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है जी। तो जब पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन हो रही है तो सीड कैसे बनेगा? जब पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन हो जाएगी उसके बाद सीड बनेगा। तो इसका मतलब ये है सीड इज मोर डिपेंडेबल ऑन फर्टिलाइजेशन एंड पॉलिनेशन, एंड पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन इज लेस डिपेंडेंट ऑन वाटर। ठीक है, तो मतलब ये नहीं है कि सीड को पानी चाहिए ज़्यादा। इसका मतलब ये है कि सीड इज मोर डिपेंडेबल ऑन फर्टिलाइजेशन एंड पॉलिनेशन। सीड का फॉर्मेशन कब होगा? जब फर्टिलाइजेशन एंड पॉलिनेशन होगी। तो सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेड ऑन फर्टिलाइजेशन एंड पॉलिनेशन, और जो कि पानी पे कम डिपेंडेबल है। इन एंजियोस्पर्म्स पॉलिनेशन में लगेगा पर कम लगेगा। ठीक है, और वो भी किसी किसी में लगता है। ठीक है, तो यही चीज हमें लिखनी है। ठीक है, क्या था? इन एंजियोस्पर्म्स लाइन क्या थी? सेक्सुअल प्रोसेसेस। जी लाइन दिखाओ। रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस इन एंजियोस्पर्म्स, reproductive processes like pollination and fertilization are less dependent on water, comma, seed formation is more. सीड फॉर्मेशन इज मोर। ये है आपके पास पॉइंट। इसका क्या मतलब है? जो सीड फॉर्मेशन है वो फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन पे डिपेंड करेगी ज्यादा, पानी से ज्यादा। इन दोनों पे डिपेंड करेगी और ये दोनों पानी पे डिपेंड करते नहीं। इट इज ऑल दिस मीन्स। ठीक है,
आगे देखते हैं, इसको मैंने मिटा दिया ना नीचे वाले को। फोर्थ है सीड कोट है इसके पास। पहले लिख लो वेरिएशन, वेरिएशन प्रोवाइड करेगा, वेरिएशन प्रोवाइडेड टू द प्लांट एज सीड क्या है, एज इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हमें पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सीड बनते हैं, है ना। अब कई जने लिखेंगे नहीं, कई बार बिना सेक्सुअल के भी बन जाते हैं। यस इट इज ट्रू, और वो हम पढ़ेंगे, पॉलीएम्ब्रियोनी एपोमिक्सिस। ठीक है, तो सेक्सुअल जहां पे यूज हो रहा है वहां पे वेरिएशन भी आएगी, और वेरिएशन अच्छी भी होती है बुरी भी होती है ना। और प्रोटेक्शन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो इज प्रोवाइडेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका 5 मार्क्स में डायरेक्ट भी आ सकता है, एडवांटेज ऑफ सीड बोर्ड्स में भी आ सकता है, और नीट में तो इसके एमसीक्यूज कई सारे बन जाएंगे, ज्यादातर इस लाइन से बन सकता है ना। और जब बनेगा तो कई बच्चों को पता ही नहीं होगा इस लाइन का मतलब क्या है। प्रोटेक्शन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो इज प्रोवाइडेड बाय टेगमेन एंड टेस्टा, यानी कि सीड कोट, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन देंगे उसको, सही बात है। इतना आप नोट करो, डोरमेंसी बता दिया, स्टोर कर सकते हैं सीड को अगले उसके लिए, है ना। फिर ये वाला बता दिया पॉइंट, वेरिएशन हो गई, ठीक है, प्रोटेक्शन हो गई, ठीक है जी। अब जैसे कई बार क्या होता है, ये चलो पहले आप इतना नोट करो, वो मैं आपको अगले केस में समझाता हूँ, अगले पेज पे समझाता हूँ, है ना। सीड कुछ स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करते हैं, पहले आप इतना नोट कर लो, नोटेड। इसी पे ऊपर मैं 6 पॉइंट लिख रहा हूँ यहीं पे, है ना। पहले को मिटा के 6th, सीड्स कैन बी यूज्ड एज फूड, यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट, और ये फूड प्रोवाइड भी करते हैं सीडलिंग्स के लिए, है ना। फिर 7th, ये एडेप्टिव स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, सेवेंथ सीड्स यूज एडेप्टिव स्ट्रेटजीज, इसका एग्जांपल है कैस्टर सीड। जैसे कैस्टर सीड क्या करता है, सिक्रीट कर देता है कुछ शुगरी सब्सटेंस, शुगर को सिक्रीट करता है, और इस शुगर से जो है आंट जो है अट्रैक्ट होगी, ये क्या करेगी, अट्रैक्ट्स आंट्स, और वो आंट्स क्या करेंगी, पॉलिनेशन, आंट्स पॉलिनेट, आंट्स को पॉलिनेट कर देगा, पॉलिनेट नहीं जर्मिनेटेड, सीड को जर्मिनेट कर देंगी, सीड डिस्पर्सल, आंट्स डिस्पर्स द सीड्स, डिस्पर्स द सीड्स, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ ना, ताकि इसकी भी मैं फोटो खींच सकूं। नोट कर लो भाई इसको पहले जल्दी से, फिर हम देखेंगे सीड में वायबिलिटी के बारे में। ऐसे पोलन वायबिलिटी पढ़ा था, वैसे सीड वायबिलिटी भी है एक टॉपिक, ठीक है। फिर हम पहुंच जाएंगे फ्रूट पे। ये कई फ्रूट होते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, ठीक है। ओके, मुझे क्या बताना था, सीड वायबिलिटी। सीड वायबिलिटी में क्या है, द टाइम पीरियड for which seed is able to germinate, सीड जर्मिनेट कर सके उस टाइम को बोलते हैं हम सीड वायबिलिटी। अभी भी वेरिएबल होती है ऑफ कोर्स, है ना। फॉर अ प्लांट नेम एज ऑक्सैलिस, ऑक्सैलिस के लिए ये होती है फ्यू मंथ्स, ठीक है। बट कई हमें ऐसी स्पीशीज भी मिली हैं, जैसे इफ आई टॉक अबाउट
ल्यूपिएकस आर्कटाइकस, ये एक प्लांट है, ल्यूपाइन है इसका नाम, जनरल नेम इज ल्यूपाइन। और ये मिला कहाँ पे है? आर्कटिक, मतलब आर्कटिक पोल पे मिला है, या कुछ आर्कटिक वाली साइड मिला है, ठीक है। और इसके लिए जो वायबिलिटी पीरियड है दैट इज 10,000 years। तो कैन यू इमेजिन व्हाट इज दिस वायबिलिटी पीरियड, ठीक है। फिर एक हमें मिला है फिनिक्स फिनिक्स डायटाइलीफेरा, फिनिक्स डायटाइलीफेरा, फिनिक्स डायटाइलीफेरा। इसका दूसरा नाम है पाम डेट या डेट पाम, पाम डेट। इसके लिए अच्छा, ये हमें मिला कहां पे था? एक किंग था, किंग हेरोड्स पैलेस, ठीक है। फाउंड एट किंग हेरोड्स पैलेस, किंग हेरोड्स पैलेस। ये कोई भी नहीं पूछेगा, मतलब अंडर सी, सी के अंदर मिला था ये, है ना। और इसके लिए है 2000 साल, ये 10,000, ये 2000, ठीक है। ये आपके पास सीड वायबिलिटी है, इसमें आपसे ज्यादातर ये पूछा जाता है, और इनका टाइम पीरियड पूछ लेगा अगर पूछेगा तो। ये नहीं पूछते, ये आर्कटिक पोल पे है कहाँ पे है, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, तो इसको आप जल्दी से नोट कर लो। इसको आर्कटिक पोल की जगह आर्कटिक टुंड्रा कर दो, है ना, देख लिया मैंने कहीं से, इट्स आर्कटिक टुंड्रा, नोट कर लो इसको। फिर हम आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करेंगे। Note it down, dear customers, dear passengers. The bus is going to be moved. Noted? होमवर्क लिखें फिर, कर लो फिर जल्दी से इसको। इसके बाद हमारा एक लेक्चर और लगेगा, जो कि थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, एक ही लगेगा, एक या डेढ़ मतलब छोटा सा लेक्चर, एक और 15 मिनट का लगभग। तो मैं अगला ही बड़ा कर लूंगा ना थोड़ा सा, है ना। अब आप होमवर्क लिखिए, बिकॉज अब आपके पास क्या क्या बचा है? फ्रूट बचा है, फ्रूट में एक पेज का काम है, मतलब यहाँ पे 3 डब्बे बनेंगे, ट्रू फॉल्स, है ना, वो वाला, है ना। एक तो ये हो गया, फ्रूट बचा है, एंड एपोमिक्सिस पॉलीएम्ब्रियोनी एंड पार्थिनोकार्पी, वो तो फ्रूट में ही आ गया, ठीक है। तो इसका होमवर्क आज के लेक्चर का क्या है? रिवाइज ऑल प्रीवियस लेक्चर्स, सारे आपको प्रीवियस लेक्चर्स रिवाइज करने हैं, एंड सॉल्व डीपीपी नंबर 1 to 8, ठीक है। 1 to 8 आपको डीपीपी करनी है। मेक शॉर्ट नोट्स, और एनसीईआरटी कहां तक रीड करनी है वो मैं आपको अभी बता देता हूं। रीड एनसीईआरटी टिल, आपने कहां तक पढ़ लिया? अरे यार पूरा एक तो ब्लैंक पता नहीं क्यों हो जाती है एनसीईआरटी जब पीडीएफ खोलो तो। कोरियोराइजा हो गया, सीड हो गया, हाँ सीड का ना 36 पेज पे लास्ट पैरा आपको नहीं पढ़ना, बाकी सारा पढ़ सकते हो। टिल पेज 38, एक्सेप्ट इट्स लास्ट पैरा, लास्ट, अरे यार लार्ज नहीं, लास्ट पैरा, एंड एक्सेप्ट पेज 36 लास्ट पैरा। ओके, तो ये आपको नहीं पढ़ने, बाकी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आपको सारे लेक्चर्स, डीपीपीज, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और ये सारा कार्यक्रम आपको करना है। तो वैसे बायो में तो शॉर्ट नोट्स होते नहीं है, बिकॉज आपके क्लास नोट्स ही आपके क्लास नोट से शॉर्ट नोट्स होते हैं, बिकॉज कहीं से भी किसी भी क्वेश्चन से, किसी भी लाइन से आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको एनसीईआरटी को बार बार पढ़ना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।
सॉन्ग या स्टोरी? कोई लिख रहा है स्टोरी, कोई लिख रहा है सॉन्ग। तो चलो अगले लेक्चर में आपको स्टोरी सुना देंगे, ठीक है, अगले लेक्चर में आपको स्टोरी सुना देंगे, ठीक है। इस लेक्चर में क्या करें फिर, बस चलते हैं। सॉन्ग लिख रहे हैं तो सॉन्ग कौन सा समझाऊं? समझाऊं नहीं, सुनाऊं? अरे कुछ सोचना पड़ेगा बढ़िया सा। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है, हमारा दिल बता ली हो। एनसीईआरटी जो है वो देखने की चीज है, पढ़ने की चीज है, ठीक है, तो उसको पढ़ा, ठीक है। अब अगले 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 लेक्चर में सॉन्ग सुना दूंगा, कोई सोच के आऊंगा अगले लेक्चर में, ठीक है। अगला कोई भी लेक्चर हो बायो के अलावा, मतलब और कोई भी आपका लेक्चर हो तो मैं आपको सुना दूंगा, या बायो का लेक्चर हो तो भी सुना दूंगा, अगला लेक्चर जो भी आएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीता राम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।